नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। और बात आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी को लेकर जो कुछ हुआ उसको लेकर भी, और विपक्ष के जो सुर हैं उसको लेकर भी। ये दोनों बातें दरअसल एक जगह पर आकर एक हो जाती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईडी के पास, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के पास गिरफ्तारी का अधिकार है और वो कुर्की और जब्ती के साथ साथ गिरफ्तारी कर सकती है। उसके अधिकारों पर ये मोहर लगने के बाद जब लग रही थी, ठीक है उसी वक्त में सोनिया गांधी से 3 घंटे आज भी पूछताछ चल रही थी। कल भी पूछताछ हुई थी और उसके पहले भी हुई थी, और उसके पहले उनके बेटे राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी। ये पूछताछ का सिलसिला कई बार विपक्ष को बेचैन कर देता है। उनका कहना है कि ये विपक्ष की आवाज दबाने का हथियार है। इस सब के बीच में ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईसीआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती है और इसे आरोपी को देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की ताकत पर मोहर लग चुकी है एक बार फिर ईडी की जो ताकतें हैं उसको लेकर। ईडी का जो सवाल है वो सबसे ज्यादा विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और इसको राजनीतिक हथियार की तरह सरकार इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ ही हिमांशु शेखर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बताएं आज क्या क्या हुआ संसद में और विपक्ष ने आज ईडी को लेकर क्या क्या किया? देखिए, आज संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर लगातार 8वें दिन मॉनसून सत्र के विपक्ष ने हंगामा किया। उनके अलग अलग मुद्दे थे, पर सबसे मुख्य मुद्दे जो थे वो पहला मुद्दा था प्राइस राइज का, जिस पर एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा में स्थानांतरण प्रस्ताव के लिए एक नोटिस दिया गया था, जिसको चेयरमैन ने सुबह सुबह खारिज कर दिया। उसके बाद विपक्ष के सांसद नाराज हुए, हंगामा हुआ। राज्यसभा में संजय सिंह को निलंबित किया गया, जो बचा हुआ वक्त है इस हफ्ते का, और यही तस्वीर लोकसभा में भी दिखाई दी। और उसके बाद सांसद बाहर आए और बाहर चलकर करीब 40 सांसद कांग्रेस के, उन्होंने विजय चौक पर आकर प्रदर्शन करने की कोशिश की और कहा कि हम यहाँ पर सत्याग्रह धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जो पुलिस की बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट थी विजय चौक पर, और उन्हें कहा गया बहुत साफ शब्दों में कि यहाँ पर धारा 144 लगी है, आप यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। जिसके बाद करीब 40 सांसदों को लगातार दूसरे दिन इसी विजय चौक से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। तो ये एक गतिरोध जो है, चाहे वो मसला प्राइस राइज का हो, सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का हो, इन दोनों मसलों पर आज सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ है। और एक और सांसद राज्यसभा के संजय सिंह, उनको बचे हुए जो वक्त है इस हफ्ते का, उसके लिए निलंबित किया गया है। तो जो टकराव है वो आगे बढ़ रहा है। बीच में एक बड़ी खबर ये भी है कि अगले हफ्ते महंगाई पर चर्चा शुरू हो सकती है, क्योंकि एक बैठक हुई है राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू की विपक्ष के नेताओं के साथ, और उस बैठक में विपक्ष की तरफ से ये गुजारिश की गई चेयरमैन से कि जो निलंबन हुआ है सांसदों का, उसे वापस लेने पर विचार किया जाए, क्योंकि ये गतिरोध विपक्ष खत्म करना चाहती है। लेकिन राज्यसभा चेयरमैन ने अपनी तरफ से बहुत साफ शब्दों में विपक्ष के नेताओं को कहा कि पहले जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उन्हें सदन में खेद जताना होगा, दे विल हैव टू एक्सप्रेस रिग्रेट, और उसके बाद ही उनके खिलाफ जो निलंबन की प्रक्रिया हुई है वो वापस हो सकती है। लेकिन विपक्ष अभी तैयार नहीं है, और इसलिए जो बचा हुआ वक्त है 2 दिन का इस हफ्ते में, उसमें भी ये गतिरोध और टकराव जो है वो और बढ़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ प्रोफेसर गोवर्धन दास जी भी हैं, जो कि नेता बीजेपी हैं। गोवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे एक सीधा सवाल वो ये कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? जी, गुड इवनिंग। सदन को चलाने वाली ऑफकोर्स ये रूलिंग पार्टी का है, तो सदन चला रहे, बट विपक्ष जिस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, ये उचित नहीं है। ये सारे जो सांसद है जो आता है, अच्छे घर से आता है, तो चुनाव लड़के आता है और ये लाखों लोग इनको वोट देता है। देश, पूरा देश देखता है, विदेश देखता है। इन लोगों के ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार उम्मीद नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है उनका पॉइंट है, कुछ पॉइंट है, तो वहाँ डिस्कशन करने के लिए, वह आलोचना करने के लिए ये संसद है। ये संसद में आलोचना किया जा सकता है, लेकिन ये जो ऐसा अनपार्लियामेंट्री जो बिहेवियर, ये जो व्यवहार, ये व्यवहार उचित नहीं है। कहीं सभ्य देश ऐसा व्यवहार नहीं करता है। इन लोगों को सीखना चाहिए। प्रोफेसर साहब, लेकिन
आप लोगों का तो विपक्ष में बैठने का ज्यादा अनुभव है। कांग्रेस तो अभी जुम्मा जुम्मा कुछ साल ही हुई है आए हुए विपक्ष में, तो आप लोगों ने तो इससे ज्यादा विरोध प्रदर्शन के तरीके आजमाए हैं। खैर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ सैयद नासिर हुसैन साहब भी हैं, राज्यसभा के सांसद। हुसैन साहब, हमारा जो बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष की सुन नहीं रही है सरकार, और क्या आप लोगों ने एक तरीके से बातचीत के रास्ते आप लोग भी नहीं खोल पा रहे हैं? सरकार तो है ही कि सरकार की तो जिम्मेदारी है ही कि वो सदन चलवाए कैसे भी करके। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट चलाएं, उसके साथ में अपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है कि कोऑपरेट करें और बिल्स के ऊपर चर्चा करें। कांग्रेस पार्टी और सारे अपोजिशन पार्टीज का ये मानना है कि जितने बिल्स, जितने पॉलिसीज, जितने स्कीम्स और जितने और इश्यूज जो सरकार लेके आ रही है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा पास्ट में भी किए हैं, चर्चा में कोऑपरेट भी किए हैं, और साथ में बहुत सारे बिल्स पे कंसेंसस भी हुआ, बहुत सारे बिल्स पे कंसेंसस भी हुआ। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये भी जरूरी है, और खासकर विपक्ष की ये ज्यादा जिम्मेवारी है कि आप जो जन के मुद्दे, आवाम के मुद्दे, जो पब्लिक के मुद्दे हैं, क्योंकि जो है चाहे लोकसभा और राज्यसभा दोनों भी जो सदन में जो सांसद आते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों से इलेक्टेड होते हैं। तो आवाम के जो मुद्दे जो सरकार नहीं उठाती, जो छूट जाते हैं, यानी तो अपोजिशन को लगता है कि मुद्दे उठाना चाहिए, वो मुद्दों को सरकार, अपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर उठाती है। और पार्लियामेंट के अंदर उठाने के नियम भी है, रूल्स है, 267 राज्यसभा में है, लोकसभा में भी है। उसके तहत ये प्राइस राइज का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा हो, सिक्योरिटी का मुद्दा हो, ईडी का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों के लिए नोटिस दे रहे हैं। जब चर्चा के लिए सरकार रेडी नहीं हो रही तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तैयार सरकार चर्चा के लिए। वो सवाल हम सीधा पूछेंगे प्रोफेसर साहब से जो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि टीस कुछ और है और खींच कुछ और निकल रही है। कहीं ऐसा तो मसला नहीं है? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी नेता को ईडी लगातार पूछताछ के लिए बुला रही है, सदन का वक्त भी यही है, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप खींच कई सारी चीजों को मिक्स कर सदन के अंदर निकाल रहे हैं, जबकि ईडी से पूछताछ किसी भी प्रक्रिया का, एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। नहीं, देखिए, दो अलग मुद्दे हैं। पिछले 3-4 सेशन से आप लगातार देखेंगे तो यानी तो जब से 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, 267 पे हो, यानी तो विपक्ष ने जो जो मुद्दों की मांग की है, किसी के ऊपर जो है इन्होंने चर्चा नहीं करवाई। किसी भी मुद्दे के ऊपर चर्चा, ईडी का तो मसला अब आया है, इसके पहले भी कभी भी किसी भी मुद्दे पे चर्चा नहीं करवाती। इनको लगता है कि ये चुन के आए हैं, इनको लगता है कि इनकी सरकार बनी है, इनकी मेजोरिटी बनी है, तो अपोजिशन का कुछ नहीं, हम जो तय करते हैं उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। जबकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अकोमोडेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये मुद्दों के ऊपर बिल्कुल चर्चा पिछले 4-5 सेशन से लगातार चर्चा किसी भी मुद्दे पे नहीं हुई। एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईडी, आईटी और सीबीआई के भी मसले पे ऊपर ये डराने धमकाने की, ये ब्लैकमेल करने की जो राजनीति और बदनाम करने की राजनीति देश के अंदर जो हो रही है ना, ये सिर्फ एक हमारे पार्टी के लीडर्स, सारे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ यही हो रहा है। और उसके साथ में आपको मैं बता दूं, जितने लोग जो अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, चाहे वो टीएमसी में, सरकार कैसा गिरी महाराष्ट्र में 13 लोगों के खिलाफ ईडी का केस था, लेकिन जैसे ही उनको प्रेशराइज किया गया, वो स्ट्रिक्ट केस सरकार गिरा दिए, वो उनके खिलाफ जो 13 लोगों के खिलाफ ईडी के केसेस थे या नोटिस थे, वो नहीं है। हेमंत बिल्कुल शर्मा के खिलाफ में बिल्कुल इतना बड़ा केस था, ठीक है, ज्वाइन कर लिए, लेकिन उनको जो है कोई नोटिस नहीं जाती। आप बीजेपी ज्वाइन कर ले तो कोई नोटिस नहीं जाती। मैं प्रोफेसर साहब, बिल्कुल प्रोफेसर साहब, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, जहां पर प्रताप सरनायक एमएलए थे, शिवसेना के हैं अभी, उनके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी थी। भावना गवली सांसद हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी है, लगातार चल रही है। तो मुझे आप बताएं कि जो जनता के अंदर भी एक मैसेज है वो ये कि जैसे ही आपके साथ लोग हाथ मिला लेते हैं, आप लोगों ईडी का को भूल जाते हैं, और जो लोग विपक्ष में हैं जैसे कि सोनिया गांधी, उनसे आप घंटों पूछताछ करते हैं। भावना गवली से पूछताछ तब तक चल रही थी शिवसेना की जब तक वो आपके साथ हाथ नहीं मिला रही थी, अब उनके साथ पूछताछ बंद हो चुकी है। अच्छा अभिषेक जी, आपको धीरे धीरे 1 by 1 बोलता हूँ। जो जहाँ करप्शन हो रहा है वहाँ ईडी ये उनका ये पूछताछ कर सकता है कि नहीं? पहले ये चीज बताइए, कर सकता है? आप ये मान लिया
तो जिन लोग जो करप्शन में सुप्रीम कोर्ट ने शामिल है, लगाई आपकी जिन लोग करप्शन में शामिल है, तो उन लोग को ईडी ये आपको बुलाएगा, ईडी आपको पूछताछ करेगा, ये तो नेचुरल है। तो अभी किसी ने किसी को बुला रहा है, आपको लगे हाँ हमें बुला रहा है, ये बीजेपी को नहीं बुला रहा है, तो इसके मतलब है पहले आप ये तो स्वीकार कर लिया जे है हम लोग गलत काम किया है। तो पहले ये चीज पहले चीज है, गलत काम नहीं किया करे तो क्या ईडी आपको पीछे नहीं लगेगा, पॉइंट क्लियर। सेकंड इनका जो क्वेश्चन है, हमें क्या कर, हमें भी ईडी बुला रहा है, उनको नहीं बुला रहा है। अरे पॉइंट तो साबित कीजिए, क्या कहता है ये ईडी तो आपके ऊपर, ये आप भी सरकार चलाया, बीजेपी भी सरकार चलाया, आपने जैसे ईडी को व्यवहार किया, बीजेपी ने ईडी को ऐसे व्यवहार किया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ईडी सपोज टू बी द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट एंटिटी, तो उन लोग जो जैसे करता है करने दीजिए। मेरे मतलब है वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो और कोई पार्टी हो। सुनिए पहले बोलने दीजिए, खत्म करने दीजिए। जी हुसैन साहब, जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी गलत काम करता है तो ईडी सीबीआई आपके पीछे पड़ेगा, पीरियड। अच्छा, पहली बात तो जो है नेशनल जल्दी से हुसैन साहब आप अपनी बात करते हैं जी। पहली बात तो नेशनल हेराल्ड केस ओपन एंड शट केस है, उसमें ना किसी का पैसा दिया गया, ना किसी को पैसा दिया गया, किसी के अकाउंट में पैसा जमा नहीं गया, ये हेरा परी कुछ भी नहीं हुई। और सीबीआई ने और ईडी ने इस केस को शट कर दिया था 2016 में जब इनकी सरकार थी। अब दोबारा इसके ओपन किया गया क्योंकि इतने हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, इतने हंगामे खड़ा कर रहे हैं, इतने इश्यूज हम उठा रहे हैं, ह्यूमिलेट करने के लिए खड़ा गया। मैं सवाल ये एक मिनट थोड़ी सी कमी है, अभिषेक जी एक मिनट, मैं सवाल ये नहीं बोल रहा कि बीजेपी के लोगों को नहीं बुला रहे। मेरा सवाल ये है, जब बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं, अब जब एनसीपी में रहते हैं तो उनके ऊपर ईडी लगता है, कांग्रेस में रहते हैं, टीएमसी में रहते हैं ईडी लगता है, जब वही लोग बीजेपी चले जाते हैं वो सबको दिख रहा है। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, लेकिन हुसैन साहब वक्त की कमी है, मुझे आप बस इतना सवाल का जवाब दे दीजिए। हुसैन साहब आप मुझे इस सवाल का बस जवाब दे दीजिए छोटे में, कि क्या किसी एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी या किसी एक जांच एजेंसी को फिर से केस खोलने का अधिकार है या नहीं है? वो क्या ये देखेगा पहले कि कौन कितने बड़े ओहदे पे है तभी जांच करेगा? नहीं, मैं वही बोल रहा हूं। आप केस भी आप ही बंद करते हैं, आप ही के सरकार के टाइम पे वही ईडी बंद करती है, और वही ईडी जो है ऊपर से जब इशारा हो जाए तो दोबारा केस खोल देती है। इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। जो जन के मुद्दे हैं वो लगातार उठाते आए, बिल्कुल मत डरिए, आप लड़िए, आपका काम संसद के अंदर ज्यादा लड़ने का है, संसद के बाहर आप लोग कम लड़े तो ज्यादा बेहतर है। हम लोगों ने सब लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, विपक्ष ने। अभिषेक जी मुझे 30 सेकंड चाहिए, थोड़ी सी वक्त की कमी है प्रोफेसर साहब, फिर कभी मुलाकात होगी और हम आपको मौका जरूर देंगे, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गोवर्धन दास और हुसैन साहब, आप हमारे साथ जुड़े। वक्त एक ब्रेक का है, तो ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो हम आपसे बताएंगे कि किस तरीके से मसला बीएसएनएल का है, कि बीएसएनएल को अब फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात ये भी कि आज राज्यसभा में भी हंगामा हुआ है, बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया गया है। देश भर में बात चल रही है आत्मनिर्भर भारत की और स्किल इंडिया की, लेकिन इसके बावजूद इंजीनियरिंग कॉलेजों पर ताले डल रहे हैं। 45% सीटें खाली जा रही हैं आजकल। आखिरकार माजरा क्या है, बता रहे हैं हमारे साथी रवीश रंजन। दिल्ली एनसीआर का ये सबसे चर्चित इंजीनियरिंग कॉलेज रहा है। 2018 में नाले की गैस से चाय बनाने के पायलट प्रोजेक्ट के साथ इंद्रप्रस्थ कॉलेज ने सुर्खियां बटोरी। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था
वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। लेकिन अब कॉलेज ने बीटेक में दाखिला बंद करने का ऐलान कर दिया है। इससे नाराज सैकड़ों छात्रों ने जमकर प्रदर्शन भी किया था। यहीं से करीब 3 किलोमीटर दूर साहिबाबाद का कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ बीटेक कंप्यूटर साइंस की सीटें भरी हैं, बाकी के कोर्स में बहुत कम दाखिला हुआ। लिहाजा इस कॉलेज ने भी इस साल से दाखिला बंद कर दिया है। सारी डिमांड सीएस की है। अच्छा, मैकेनिकल और उसकी थोड़ी अब कम हो गई है, तो डिमांड के ऊपर है सारा। अगर प्राइवेट से कर रखे तब जॉब नहीं मिलती, वैसे जॉब मिल जाएगी अगर तुमने गवर्नमेंट से कर रखा है या किसी और जगह से कर रखा है। कॉलेज में भी कंपनियां आती नहीं है बाकी स्ट्रीम की, तो इसलिए वो भी आजकल सीएस की ब्रांच में जा रहे हैं जॉब के लिए। इलेक्ट्रिकल के भी वो भी सीएस में जा रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल के भी सीएस में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल के भी सीएस में जा रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन सब में बच्चे कम है क्या? हाँ, कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अब तो एडमिशन भी नहीं हो रहा है कॉलेज में। अकेले उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की बात करें तो बीते 3 साल में 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजों में ताला लग चुका है और पिछले साल करीब 50,000 से ज्यादा सीटें खाली रह गई थीं। जानकार इसके पीछे कई कारण मान रहे हैं। एपीटीयू की प्रवेश परीक्षा में देरी होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी खुल जाने से कॉलेज में दाखिले कम हो गए हैं। कंप्यूटर साइंस के अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल जैसे क्षेत्रों में नौकरी के अवसर कम हैं और कई कॉलेजों से निकले छात्रों को नौकरियां नहीं मिल पाई हैं। आपको पता होगा अभी पिछले 2-3 सालों से बच्चों का रुख सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच की तरफ मुड़ा है, जो कि आइडियली ठीक नहीं है किसी भी देश के लिए या किसी भी स्टेट के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बट चूंकि प्लेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो 90% से ज्यादा बल्क प्लेसमेंट इज अवेलेबल ओनली इन आईटी इंडस्ट्री, तो बच्चों का जो रुख है वो कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांचेस में बढ़ा है। देश भर में स्किल इंडिया पर जोर देने के बावजूद केवल आईटी और बीपीओ सेक्टर में 152% का उछाल देखा जा रहा है। यही वजह है कि पढ़ाई की गुणवत्ता और नौकरी की उपलब्धता दोनों बढ़ानी पड़ेगी। एआईसीटी के खुद के आंकड़े कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा जो इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के, उन्होंने रिन्यूअल के लिए दोबारा अप्लाई नहीं किया। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो ये निश्चित तौर पर भारत सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। दिल्ली से रवीश चंद्र शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे कि कहां के स्कूल बंद रहते हैं रविवार की बजाय शुक्रवार को बंद। और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर, जिसमें बीजेपी के युवा मोर्चा के जो नेता हैं उनकी कुल्हाड़ी से हत्या की गई है। बेहद ही निर्मम तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू अपनी दुकान बंद कर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें बनाई गईं, 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। बीजेपी नेता की हत्या के बाद से कर्नाटक के कई इलाकों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई इलाकों में जमकर बवाल हुआ है और तोड़फोड़ भी की गई। कई शहरों में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करने में
नाकाम रही है। जबरदस्त हंगामे और विरोध प्रदर्शन के चलते उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिले में सुरक्षा बढ़ाई गई है। और बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू के अंतिम संस्कार के वक्त में बड़ी संख्या में लोग जुटे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनमें बड़ी तादाद में आए और नेता भी पहुंचे। अंतिम संस्कार के लिए ये भीड़ जुटी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर नारे भी लगाए। हरि ओम, हरि ओम। और युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी पार्टी के बड़े नेता को भी नहीं बख्शा। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष की कार को घेर लिया और उसको पलटने की कोशिश की। वो बड़े गुस्से में थे और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे इस गाड़ी को पलटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पलटी नहीं गई है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कातिल की कार को घेरा गया था। कार्यकर्ताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। In Mangalore, yesterday there was an incident where a Yuva Morcha office bearer has been murdered by motorcyclist. Immediately, police have sung into action, and they are trying to identify the culprits. Very soon they will be nabbed. Second thing is, since it's very close to Kerala border, the Karnataka police is in touch with Kerala police. SP of Mangalore has spoken to SP Kasaragod. And DG, I made my DG to speak to DG Kerala, and very soon all that will be traced, and we will nab them. We have taken this as a very serious matter. At the outset, it looks that it was a very pre-planned attempt, and such similarities were there in other cases. So we are studying the whole thing into entirety, and then we will go to the roots of it. बात बिहार की। बिहार में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, जिनमें छुट्टी जो है वो रविवार की बजाय शुक्रवार को होती है। इनमें ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में बसे हुए स्कूल हैं या फिर मदरसे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये छुट्टी आखिरकार स्वीकृत किसने की थी? इस तरीके का चलन कब से शुरू हुआ? राजधानी पटना में ये विद्यालय पिछले कई दशकों से चल रहा है। अधिकांश छात्र मुस्लिम समुदाय से आते हैं और यहाँ के प्रबंधन के अनुसार छुट्टी रविवार नहीं बल्कि शुक्रवार को होती है। ये तो स्कूल जो बना है 1938 का, गेट पर लिखा भी होगा 1938 में इस्टेब्लिश हुआ था बिहार बोर्ड का। डॉक्टर मोहित साहब ने इनका इनोवेशन किया था पहले, तब से अब तक चल रहा है। पटना में ऐसे विद्यालय आपको कम मिलेंगे, लेकिन जब आप किशनगंज या अररिया जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में जाएंगे तो ये नियम वहाँ हर स्कूल में सालों से चल रहा है। सबका तर्क यही होता है कि ज्यादातर बच्चे और शिक्षक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इसलिए शुक्रवार को छुट्टी पर एक आम सहमति बनी हुई है। चूँकि यहाँ 100% मुस्लिम बच्चे हैं, चूँकि जो फ्राइडे को सामूहिक नमाज होती है तो उसमें सब बच्चे चले जाते हैं, तो इसमें निर्णय लिया गया कि नहीं, फ्राइडे को ही छुट्टी, जो कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी होना है। नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती सर, सप्ताह में एक दिन छुट्टी होना है तो एक दिन छुट्टी हो ही जाती है। हालांकि स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी ये साफ साफ नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर इस संबंध में आदेश किसने दिया और कब दिया। चूँकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज कभी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था, एक ही डिस्ट्रिक्ट का दिन, तो पूर्णिया डीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई निर्देश जारी हुआ हो तो फिर हम आपको आगे बताने की स्थिति में होंगे। लेकिन इस पूरे मामले को एक बड़े विवाद में बदलता देख राज्य सरकार ने अब सबसे सफाई मांगी है। हम लोगों ने वहाँ के डीओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहाँ क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। और हम लोग जब प्रतिवेदन आ जाता है अकॉर्डिंगली उस हिसाब से, लेकिन जो नियम संगत होगा, जो सही वैधानिक चीज होगी वही होगा।
निश्चित रूप से नीतीश सरकार के रुख से साफ है कि सरकारी विद्यालयों में छुट्टी का अलग अलग नियम जल्द खत्म होने वाला है। किशनगंज से शबनम खान के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बात भोला यादव की। बिहार के ही नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। ये लालू यादव के बेहद करीबी थे और जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उनके कार्यकाल में जमीन के बदले नौकरी के घोटाले में इनका नाम सामने आया था। अब इनके ऊपर तलवार लटक चुकी है। सीबीआई की माने तो भोला उतने भोले नहीं थे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव दिल्ली के विशेष कोर्ट में पेशी के लिए जाते हुए। लालू यादव के 2004 से 2009 के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान कई लोगों से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखाने के घोटाले के संबंध में पिछले कुछ दिनों में भोला यादव से दिल्ली में कई दौर की पूछताछ की गई और मंगलवार शाम उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सीबीआई की कार्रवाई संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का इससे बड़ा और कोई प्रकाष्ठा हो नहीं सकता है। वहीं भाजपा के मंत्रियों का कहना है कि ये जांच काफी समय से चल रही है और लालू यादव के घर पर इस संबंध में छापेमारी हो चुकी है। भोला यादव उनके राजदार रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कांग्रेस के और तथाकथित जो उनके भी शागिर्द बने हुए हैं वही लोग इसके उजागर करने वाले लोग और उनको कंप्लेन करने वाले लोग थे। तो हम लोगों ने कोई कंप्लेन किया क्या? और जितने घोटाले हुए हैं उसकी जांच तो उनके कार्यकाल में ही शुरू हुई है, तो अब क्या चाहते हैं कि जांच नहीं हो? लेकिन निश्चित रूप से भोला यादव की गिरफ्तारी से इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बात मुंबई की, जहां पर रणवीर सिंह की आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी। अभिनेता हैं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई हैं। अब इस पूरे केस में उनकी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। मुसीबतें बढ़ने की वजह यह है कि आईपीसी की आईटी एक्ट की कुछ धाराएं हैं जिनमें गैर जमानत का मामला है, जो गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। फोटोशूट को लेकर उनकी परेशानियां कैसे बढ़ी हुई हैं, बता रहे हैं हमारे साथी सुनील सिंह। अभिनेता रणवीर सिंह की पोस्ट की हुई उनकी अपनी नग्न तस्वीरें अब उनके गले की हड्डी बन गई हैं। एक एनजीओ श्याम गंगाराम फाउंडेशन की शिकायत पर चेंबूर पुलिस ने रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कला के नाम पर जिस तरह से वो नग्नता को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, और चूंकि उनकी फिल्में बच्चों में ज्यादा उनकी फिल्मों का क्रेज है, बच्चों के हाथ में आज एजुकेशन के लिए मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है, इसके कारण इसका बच्चों पर और हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। इसलिए इसका विरोध करने के लिए हमने एफआईआर की थी। एक राय यह भी है कि इन तस्वीरों में अश्लीलता खोजने की बजाय उसे कला की नजर से देखना चाहिए, लेकिन कानून के जानकारों की माने तो इन तस्वीरों में कहीं भी कला का भाव नहीं बल्कि पैसा कमाने का मकसद ही नजर आता है। आर्ट के फॉर्म के लिए जो स्कल्पचर होना चाहिए या उसको आर्टिस्टिकली बनाया जाना चाहिए, इनके फोटो को कहीं भी आर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया गया था। ये नग्न तस्वीरें हैं, ये कमर्शियल गेन के लिए की गई नग्न तस्वीरें हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे बोरिस बेकर और स्टेफी ग्राफ का मामला भी चला था, जिसमें उन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए, मेरे ख्याल से क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के अवेयरनेस फैलाने के लिए किसी मैगजीन के लिए शूट किया था। तो उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने माना था कि जब आप जिस सोसाइटी में रहते हो और उस सोसाइटी के हिसाब से कुछ करते हो जहां ये नग्नता नहीं मानी जाती और ये कुछ उद्देश्य से होता है, तो फिर उसे शायद क्राइम नहीं मान सकते हम। लेकिन ये केस में क्या हुआ है कि इन्होंने कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए अपने नग्न पिक्चर जो है खुद के अकॉर्ड से इसको वायरल किया। चेंबूर पुलिस ने रणवीर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 292, 293, 509 और आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत मामला दर्ज किया है। कानून के जानकार ये भी बता रहे हैं कि रणवीर सिंह अगर अदालत में चुनौती दें तो इस मामले पर लगी आईपीसी की धाराएं हट सकती हैं, क्योंकि आईटी एक्ट 2000 की धारा 67A अपने आप में पर्याप्त है और बहुत ही गंभीर धारा है। ये गैर जमानती है और इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान भी है। इस बीच रणवीर सिंह का एक फोटो वीडियो फॉर्मेट में भी वायरल किया गया है। कानून के जानकारों के मुताबिक पहली नजर में ही वो वीडियो उनका फोटो मॉर्फ कर बनाया लग रहा है, जो शायद अपराध की गंभीरता को बढ़ाने के मकसद से बनाया गया है। लेकिन यह भी एक बड़ा अपराध है जिसके खिलाफ अलग से मामला दर्ज कर जांच होनी चाहिए।
मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडे के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बताएंगे कि कौन सी नई वैक्सीन लाने की तैयारी में है सरकार। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त में एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर आप सबने देखा था कि किस तरीके से करोड़ों रुपए उगले हैं। पार्थ चटर्जी जो कि वहां पर शिक्षा मंत्री थे एक वक्त में और अभी भी टीएमसी के मंत्री हैं, उनकी मित्र अर्पिता के घर से पहले कैश बरामदगी हुई थी बड़े पैमाने पे और अब उनके कोलकाता के घर से एक और बड़ी बरामदगी हुई है। बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और कैश इतना है कि इसके लिए अधिकारी कम पड़ रहे हैं, इसलिए बैंक अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है। साथ ही कुछ और प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी को ये अलमारियों में कैश मिला है। बैंक अधिकारियों को नोट गिनने की मशीन के साथ मौके पर बुलाया गया है। और बात दक्षिण दिल्ली की। दक्षिण दिल्ली पुलिस ने 14,000 से ज्यादा बटनदार चाकू बरामद किए हैं। बटनदार चाकू की ऑनलाइन बिक्री होती थी और ये चाकू आखिरकार कहां से आ रहे थे इसको लेकर अभी भी सवाल है, लेकिन ये चाकू चीन से आ रहे थे। इनको लेकिन रामपुरी चाकू कहा जा रहा था। ऑनलाइन चाकू की इस खरीद फरोख्त पर खास रिपोर्ट। और धारदार चाकू चीन से अवैध तरीके से आए बटनदार चाकू हैं, जो रामपुरी चाकू जैसे हैं। कभी इस तरह के चाकू रामपुर में बनते थे, लेकिन सरकार ने काफी पहले ही इन पर प्रतिबंध लगा दिया। कानून के मुताबिक अगर चाकू बटनदार है, उसका ब्लेड 7.62 सेंटीमीटर से बड़ा है और 1.62 सेंटीमीटर से चौड़ा है, तो उसे रखना अवैध है। देखिए, जो नॉर्मल चाकू हम और आप जो यूज करते हैं ये चाकू नहीं होते हैं। यह एक बटनदार चाकू है, आपको दिख रहा है। ये आमतौर से नहीं, ज्यादातर क्रिमिनल्स ही इसको यूज करते हैं। क्रिमिनल्स यूज करते हैं। जो भी आपको दिल्ली में जो ये इंसिडेंट सुनाई देते हैं, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, चाकू, छुरी, लड़ाई झगड़ा, सब में यही चाकू यूज होता है। दरअसल 18 जुलाई को सीआर पार्क इलाके में एक लावारिस कुरियर बरामद हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा बटनदार चाकू मिले। ये कुरियर डिलीवरी बॉय से गलती से गिर गया था। उस कुरियर में चाकू भेजने वाले का नाम और पता मालवीय नगर का था। इसके बाद पुलिस ने मालवीय नगर की एक गारमेंट शॉप के मालिक मोहम्मद साहिल और उसके कर्मचारी वसीम को गिरफ्तार किया। उनकी दुकान से 533 बटनदार चाकू बरामद हुए। आरोपी साहिल ने बताया कि वो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो और फ्लिपकार्ट पर चाकू बेचता है। ये चाकू मोहम्मद यूसुफ नाम का शख्स सदर बाजार के एक गोदाम से लेकर आता है। इसके बाद पुलिस ने मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि वो ये चाकू सदर बाजार में आशीष चावला नाम के शख्स से खरीदता है। इसके बाद आशीष चावला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सदर बाजार के गोदाम से 13,440 बटनदार चाकू बरामद हुए। आरोपी आशीष ने बताया कि वो ये चाकू मयंक बब्बर के जरिए मंगाता है। मयंक का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है। इसके बाद मयंक बब्बर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मयंक ने बताया कि वो इन चाकुओं को किचन वाला चाकू बताकर मंगाता है और कस्टम ड्यूटी भी दे रहा था। पिछले 1 साल में वो 19,000 चाकू मंगा चुका है। इन दुकानों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मीशो और फ्लिपकार्ट के जरिए यह बेचते थे ये इलीगल चाकू। ये दोनों जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इस क्राइम के लिए। इलीगल चीज़ों को खरीदना, बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मार्केट करना सब इलीगल है एज पर लॉ एंड हेंस उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस किया जा रहा है एंड दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये चाकू चीन से मुंबई और गुजरात के बंदरगाहों पर आ रहे थे। इस मामले में कस्टम अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और ई कॉमर्स पोर्टल मीशो और फ्लिपकार्ट को भी नोटिस जारी किया गया है कि आखिर कैसे वो प्रतिबंधित चाकू बेच रहे थे।
पुलिस के मुताबिक ये चाकू ज़्यादातर अपराधी ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहीं से भी चाकू ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि चाकू का जो ब्लेड है उसकी लंबाई 7.62 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 1.62 सेंटीमीटर हो। अगर इससे ज़्यादा लंबाई या चौड़ाई पाई गई और चाकू बटनदार हुआ तो आप इलीगल काम कर रहे हैं और पकड़े जाएंगे। तो इस तरह आप देखें चाकू जो है ये सारों चाकू इस तरह बरामद हुए हैं जो कि बटनदार हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा है और इस तरह से दिल्ली पुलिस ने 14,000 से ज़्यादा चाकू बरामद किए हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। बात मंकी पॉक्स की, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता है और जो चिंता है अब उसके बाद एक और वैक्सीन लाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। सरकार ने चिंतन मनन शुरू कर दिया है। फिलहाल 4 मरीज हैं लेकिन संदिग्ध बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार की चिंताएं हैं। अब तक स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तो है पर मंकी पॉक्स का नहीं है, लिहाजा जरूरत पड़ने पर वैक्सीन की तैयारी की जा रही है। सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों के संपर्क में है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा है कि राज्यों को गाइडलाइन जारी की गई है।